हेलो जी, नमस्कार। मैं जितेंद्र सैनी एक बार फिर एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हमने जो जनरल साइंस का ब्लड टॉपिक स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने ब्लड के बेसिक डिटेल्स के बारे में पढ़ लिया और आरबीसी के बारे में भी हमने पूर्ण रूप से चर्चा कर ली थी। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड के जो कार्पल्स होती है उसकी दूसरा भाग। पहली थी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, और दूसरी है आज अपने सामने टॉपिक है WBC। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो पिछले वीडियो के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि रक्त है जो किसकी वजह से जमता नहीं है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने उसका आंसर भी दिया है। उसका सही आंसर है हिपेरिन की वजह से वो रक्त है वो जमता नहीं है। उसी प्रकार आप भी आज का वीडियो पूरा देखें और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछूंगा और ब्लड के बारे में आपको बहुत सी अच्छी नॉलेजेबल न्यूज़ आपके तक पहुंचाऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज हम बात करते हैं देखो श्वेत रुधिर कणिका यानी कि WBC की। प्यारे विद्यार्थियों, अगर WBC के बारे में आपसे पूछा जाए तो आप इसको एक लाइन में इसका विवरण करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार WBC के बारे में पूछा जाता है कि WBC किसे कहते हैं या WBC क्या होती है। तो एक वर्ड अपने को याद होना चाहिए कि ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर कुछ ऐसी कणिकाएं होती हैं जो बाह्य आघातों, बाह्य पदार्थों या बाह्य जनों या अंदर प्रवेश करने वाले कीटाणुओं या बाह्य कोई भी मटेरियल्स उसको भक्षण करके नष्ट करने वाली कोशिकाएं होती है। एक शब्द में याद रखना है कि भक्षकाणु कोशिकाएं होती हैं, भक्षकाणु कोशिकाएं। अब यह भक्षकाणु कोशिकाएं होने के बावजूद भी अपने शरीर के अंदर किस प्रकार ये कार्य करती है, इसका आकार कैसा होता है, संरचना कैसी होती है, परिमाण कैसा होता है, संख्या बढ़ने या कम होने पर अपने बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ता है और इसकी संरचना में अपने को क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं श्वेत रुधिर कणिकाओं के बारे में। इसके अन्य नाम क्या? इसका अन्य नाम एक तो है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट्स, इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। इसका ही एक दूसरा नाम है मोनोसाइट्स, इसे मोनोसाइट्स भी कहा जाता है, भक्षकाणु भी कहा जाता है, अमीबोसाइट्स भी कहा जाता है, अमीबोसाइट्स भी कहा जाता है। WBC की बात कर रहे थे, WBC को ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट या अमीबोसाइट्स भी कहा जाता है। अब देखो, इनको ल्यूकोसाइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाह्य पदार्थों का भक्षण करती है, भक्षकाणु कोशिका के रूप में इसे जानते हैं। अब एक चीज हम रिवाइज करें तो जानेंगे कि हमने आरबीसी के बारे में क्या क्या पढ़ा था, आरबीसी क्या होती है उसके बारे में। तो थोड़ा सा आप रिवाइज करें तो हमने पढ़ा था आरबीसी के अंदर केंद्रक अनुपस्थित रहता है। स्तनधारियों की, ह्यूमन की बात कर रहे थे हम। तो मानव के अंदर आरबीसी के अंदर केंद्रक क्या है? अनुपस्थित है, यानी कि केंद्रक है ही नहीं उसके अंदर। लेकिन अब WBC में अगर केंद्रक की बात करेंगे तो क्या रहेगा? केंद्रक उपस्थित रहेगा। तो अपना अगला पॉइंट हो गया, इनके अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक उपस्थित रहता है, यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर केंद्रक पाया जाता है। अब आरबीसी का आकार हमने देखा था, कैसा आकार? हंसियाकार, गोलाकार, अलग अलग प्रकार का हो सकता है। लेकिन व्हाइट ब्लड सेल WBC का आकार अनियमित, आकार इसका कैसा होता है? अनियमित होता है, कोई इसका फिक्स आकार नहीं है। और इसको आकार को लेकर पूछा जाता है कि WBC का आकार है गोलाकार, हंसियाकार या डंडाकार या छड़नुमा या अनियमित आकार। ये क्वेश्चन जनरल साइंस में, जिसके अंदर 10th बेस की जीव विज्ञान आती है, उसके अंदर अगर ब्लड टॉपिक है तो आरबीसी का या WBC का आकार को लेकर डायरेक्ट पूछा जाता है। WBC का तो पता चल गया, आरबीसी का आपको रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ। आरबीसी का क्या रहेगा? आरबीसी का था अपने पास गोलाकार था, आरबीसी का हमने अंडाकार की बात की थी, आरबीसी का हमने राउंड शेप्ड और उसके आकार को लेकर केंद्रक की बात की थी। उसके अंदर क्या था? केंद्रक प्रेजेंट था, केंद्रक अनुपस्थित था, सॉरी। ये सारी चीजें किसकी बात की थी हमने? आरबीसी के बारे में हमने चर्चा की थी। अब WBC में इसका उल्टा ही लिख दो, अपने को याद हो जाएगा कि केंद्रक उसके अंदर अनुपस्थित था तो इसके अंदर उपस्थित है। आकार इसके अंदर अनियमित, कोई फिक्स इसका आकार नहीं है, लेकिन इसका आकार ये हमने फिक्स की बात की थी। अब आकार इसकी अनियमित है तो इसकी संख्या कितनी हो सकती है? तो देखो, नोट लगा के एक चीज याद रखना है और वो काफी बार पूछी जाती है। क्या? कि आप सभी को पता है कि आरबीसी का आकार कम होता है और लेकिन संख्या ज्यादा होती है, संख्या
ज़्यादा होती है। ये चीज़ अपने को आरबीसी के लेकर पता थी कि हमने बात की थी कि आरबीसी के मानव के अंदर आरबीसी लगभग 5 मिलियन तक पाई जाती है, 5 मिलियन 5.5 मिलियन के आसपास पाई जाती है, ठीक है, मिलियंस में पाई जाती है आरबीसी। अब हम बात करेंगे डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का इसका उल्टा, क्या उल्टा कि डब्ल्यूबीसी का आकार अधिक, डब्ल्यूबीसी का आकार अधिक होता है। आकार मतलब कि इनकी साइज बहुत बड़ी रहती है, लेकिन इसका ही उल्टा याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होती है, कम होती है। डब्ल्यूबीसी की संख्या कम, आकार बड़ा, संख्या कम। आरबीसी में आकार कम, संख्या ज़्यादा। अब कैसे कि मान लो ये एक आरबीसी है और उसके अनुपात में हम डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। क्या बात करेंगे कि मान लो 600 डब्ल्यूबीसी का आकार मिलाएंगे तो वो 1 डब्ल्यूबीसी के बराबर होगी, इतना बड़ा होता है। यानी कि 600 आरबीसी मिलकर 1 डब्ल्यूबीसी जितना बनाएगी। लेकिन देखो संख्या अपने आप कम नजर आ रही है, यहाँ पर 600 की संख्या में, यहाँ पर 1 की संख्या में, लेकिन आकार की बात करेंगे तो यहाँ पर 600 मिलाकर 1 डब्ल्यूबीसी के आकार जैसा आकार बना पाता है। तो इस प्रकार अपने को याद रखना है कि आरबीसी का आकार कम, संख्या ज़्यादा, तो डब्ल्यूबीसी का संख्या कम तो आकार ज़्यादा। ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो अपने को आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के अंदर डिफरेंस के रूप में पैदा होते हैं। देखो डिफरेंस जब भी पैदा होगा तब उसके अंदर पर्टिकुलर रीजन रहेगा। साइंस के अंदर डिफरेंस बिना रीजन के हो ही नहीं सकता। यहाँ पर अपने को पता है कि आरबीसी की संख्या क्यों जरूर ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम क्यों, क्योंकि ये भक्षक अणु है, जो भी सामने आएगा उसको क्या कर लेती है, भक्षण कर लेती है, मार देती है। तो हर एक कोशिका को अगर ये मारना स्टार्ट हो गई, अगर संख्या ज़्यादा हो गई, तो ये हर एक चीज़ को जो हमारे लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स रखती है या नेगेटिव रेस्पॉन्स रखती है, उन सबको क्या करेगा, भक्षण कर लेगा। इसलिए इसकी संख्या कम होती है, इसकी संख्या ज़्यादा होती है। अब बात आ गई हीमोग्लोबिन की, तो अपना अगला पॉइंट ये भी हो गया कि डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन उपस्थित था, इसके अंदर हीमोग्लोबिन क्या होता है, अनुपस्थित होता है। अब इसकी आप परिमाण की बात करें तो 6000 से 8000 डाल्टन तक इसका परिमाण होता है। लेकिन इसकी पर्टिकुलर प्रति 100 ml ब्लड के अंदर जब इसकी 6000 से 8000 तक की संख्या या परिमाण में वृद्धि हो जाए तो 2 प्रकार के रोग हो जाते हैं, उनकी बात करते हैं। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको याद रखना है, नोटेट करके आपको पता होना चाहिए। जब डब्ल्यूबीसी की संख्या 4000 से भी कम हो जाए, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या 4000 से भी कम हो जाए तो एक रोग हो जाता है ल्यूकोकेनिया, ठीक है। जब डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 से भी अधिक हो जाए तो एक रोग हो जाता है ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकोकेनिया और ल्यूकेमिया। ल्यूकोकेनिया मतलब कि डब्ल्यूबीसी की संख्या जब 4000 से भी कम हो जाए तो ये रोग, जब डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 से भी ज़्यादा हो जाए, 10,000 से भी ज़्यादा संख्या में हो जाए तो ल्यूकोकेनिया रोग हो जाता है। इसे ही कहते हैं हम ब्लड कैंसर। क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहा जाता है। तो ये एक क्वेश्चन बन गया कि ब्लड कैंसर रोग किसकी वजह से होता है, डब्ल्यूबीसी की वजह से होता है। क्या वजह है कि जब डब्ल्यूबीसी की संख्या 10,000 से भी अधिक हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे कि उस प्रकार का रोग हो जाता है ब्लड कैंसर रोग, यानी कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ रही है। अब कम का भी पता चल गया और अधिक का भी पता चल गया, एवरेज कितना होना चाहिए सामान्य व्यक्ति के अंदर, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सामान्य अपने पास होना चाहिए 6 से 8000 के बीच में, और एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर 6 से 8000 प्रति 100 ml ब्लड के अंदर डब्ल्यूबीसी है तो वो स्वस्थ व्यक्ति है। अगर 10,000 से ज़्यादा चला जाए तो ब्लड कैंसर हो जाता है, और 4000 से कम हो जाए तो ल्यूकेमिया रोग हो जाता है। तो ये 2 प्रकार के डब्ल्यूबीसी की वजह से क्या थे, डिजीज़ थी। अब ने परिमाण की बात कर ली, आकार की बात कर ली, डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की संख्या की बात कर ली, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि डब्ल्यूबीसी बनेगी कहाँ। तो देखो डब्ल्यूबीसी का निर्माण को लेकर एक चीज़ याद रखनी है कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है एक तो लसिका गाँवों के अंदर, लसिका गाँवों, लसिका के जो घाव होते हैं उसी के अंदर डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो जाता है। दूसरा टॉन्सिल्स के अंदर डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो जाता है, और तीसरा मैं बात करूं तो प्लीहा के अंदर डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। इन 3 परिस्थितियों के अंदर डब्ल्यूबीसी का निर्माण हो जाता है। अब ये तीनों परिस्थितियां आप सभी को पता है कि या तो संकटकालीन है या विषम परिस्थितियां हैं, तो अपने को पता होना चाहिए किसी भी प्रकार के संक्रमण के दौरान भी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, गर्भावस्था के दौरान भी डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, और
किसी भी संक्रमण की बात हो गई, गर्भावस्था की बात होगी, अपने बॉडी के अंदर बाह्य एंटीजन प्रवेश करते ही WBC एक्टिव हो जाती है और काम करना स्टार्ट कर देती है। तो ये हमने बात की है WBC की बेसिक डिटेल के बारे में, यानी कि WBC क्या होती है, किसका निर्माण। फिर हमने जब स्टार्टिंग में ब्लड के बारे में पढ़ा था तो हमने बात की थी कि WBC मुख्यतः दो प्रकार की होती है, यानी कि एक तो होती है कणिका रहित और एक होती है कणिका विहीन। यानी कि ऐसी WBC जिसके जिसकी कोशिका द्रव्य में कणनुमा संरचना नहीं रहेगी वो कणिका रहित, और कणजुमा संरचना रहेगी वो कणिका सहित रहेगी। तो आइए WBC के भागों के बारे में जानते हैं। WBC के भाग की बात करें तो हमने बात की थी कि WBC के दो भाग होते हैं, यानी कि दो प्रकार या इसके दो भागों में बांटा गया है। एक तो है कणिका रहित WBC, कणिका रहित WBC, और दूसरी है कौन सी, कणिका सहित WBC। सबसे पहले हम बात करते हैं कणिका रहित WBC के बारे में। अब ये कणिका रहित WBC क्या होती है उसके बारे में जानते हैं, किस प्रकार के इसके अंदर दो भाग होते हैं, कौन कौन सी होती है। ये कणिका रहित के बारे में अगर जानने का प्रयास करें तो देखो, कणिका रहित WBC भी आगे दो भागों में बटी होती हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और दूसरी होती है लिम्फोसाइट, दो प्रकार की होती है। और कणिका सहित के भी हमने बात की थी कि वो तीन प्रकार की होती है, एसोडेट, बेसोफिल, एसिडोफिल, इओसिनोफिल और न्यूट्रोफिल। ठीक है, क्योंकि एक ही के दो नाम होते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कणिका रहित के दोनों भागों के बारे में। ठीक है, कणिका रहित के बारे में बात करेंगे डिस्कस पूर्ण रूप से। तो सबसे पहले इसके बेसिक चीज़ों के बारे में जानते हैं कि कणिका रहित WBC होती क्या है। कणिका रहित का मतलब है कि वे WBC जिनके कोशिका द्रव्य में, वे WBC जिनके कोशिका द्रव्य में कणनुमा संरचनाएं, जिनके कोशिका द्रव्य में कणनुमा संरचनाएं, यानी कि कणनुमा कोई भी संरचनाएं नहीं पाई जाती है। यानी कि ऐसी WBC जिसके कोशिका द्रव्य के अंदर कोई भी कणनुमा संरचना नहीं पाई जाती है उसे हम कणिका रहित WBC कहते हैं। अब ये संपूर्ण WBC का 25% भाग बनाती है, संपूर्ण WBC का 25% भाग बनाती है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि ये मुख्यतः दो प्रकार की कोशिकाएं, एक होती है मोनोसाइट और एक होती है लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोसाइट के बारे में। इसका पहला प्रकार है मोनोसाइट कोशिका। मोनोसाइट नाम से ही पता चलता है मोनोसाइट। अब इसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा की मोनोब्लास्ट कोशिकाओं से, नाम से ही पता चल रहा है। निर्माण अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है कहाँ पर, मोनोब्लास्ट कोशिका से, मोनोब्लास्ट कोशिका से निर्माण होता है इसका। यानी कि मोनोसाइट WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में मोनोब्लास्ट कोशिकाओं से इसका निर्माण होता है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट भाग, ये मोनोसाइट कोशिकाएं करती क्या है, क्यों पाई जाती है। तो इसका मुख्य कार्य है शरीर के अंदर आने वाले बाह्य पदार्थों को नष्ट करना, एक तो इसका ये काम हो गया। दूसरा इसका ये एक और काम होता है कि ये जो मोनोसाइट कोशिका है वो शरीर के अंदर नष्ट हुई कोशिकाओं को, नष्ट हुए उत्तकीय संरचना को, नष्ट हुए अपशिष्ट पदार्थों को, उन सभी का भक्षण करती है और उनकी जगह पर नई चीज़ों को वापस लाना, यानी कि पुनरुद्भवन की क्रिया का निर्माण, यानी कि शरीर के अंदर पुनरुद्भवन की क्रिया में मदद करती है। अब यह पुनरुद्भवन क्या होता है, यानी कि पुनरुद्भवन की क्रिया में यह मदद तो करती है, लेकिन यह पुनरुद्भवन हम किसे कहते हैं, यह होता क्या है पुनरुद्भवन। तो साथियों समझे, एक शब्द में या आपको एक लाइन में मैं इसका मतलब समझाना चाहूँ तो फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी छिपकली को देखा होगा अपने जीवन में। तो छिपकली की पूंछ सडनली या एक्सीडेंटली
अगर कट जाए तो उसकी जगह पर नई पूंछ का विकास हो जाता है। तो किसी भी अंग के क्षतिग्रस्त होने पर उस अंग का वापस पुनर्निर्माण होना, पुनः मतलब वापस रुद्भवन यानी कि उसका उत्पन्न होता, ठीक है, तो पुनरुद्भवन कहलाता है। लेकिन अलग अलग जीवों के अंदर पुनरुद्भवन की क्षमता भी अलग अलग कंडीशन अप्लाई होती है। कैसे कि अगर हमारी अंगुली कट जाए तो वापस नहीं आएगी, लेकिन नाखून कट जाएगा तो आएगा। अगर हमारे जीभ कट जाए या हाथ की कोई दूसरे अंग कट जाए तो वो वापस नहीं आएंगे, लेकिन बाल वगैरह कटेंगे तो आएंगे। ऐसे कैसे अपना पूरा अंग कट के अलग हो जाए तो वापस नहीं आएगा, लेकिन अकेली चमड़ी कट जाए तो उसके जगह पर वापस आती है। तो पुनरुद्भवन भी आपने समझा होगा कि अपनी अपनी कंडीशन पे काम करता है। मनुष्य के अंदर अलग होता है। जैसे तारा मछली अपना शरीर का एक भाग है, वो पानी के अंदर अगर कोई हमला कर लेता है, क्योंकि आपने जीवन की अवस्था में तारा मछली अवश्य देखी होगी, इस प्रकार की तारे की नुमा संरचना उसकी होती है। अगर किसी का बाह्य आघात तो से इसके एक भाग पर अगर कोई भी हमला कर दे या कोई भी उसको काट ले तो वो अपनी रक्षा करने के लिए क्या करती है कि अपना एक भाग खुद ही त्याग देती है कि चलो ले जा, तू मौज कर, क्योंकि मेरा ये नया आ जाएगा। उसके अंदर ये अपार पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है, अपने अंदर क्षीण पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। यानी कि उत्तकों की जगह पर नए उत्तक बनना, कोशिकाओं की जगह पर नई कोशिका बनना, बालों का वापस आना निर्माण होना, और चमड़ी का वापस निर्माण होता है। इस प्रकार की भिन्न और अंतःकोशिकीय पुनरुद्भवन अपार क्षमता में पाया जाता है। नई नई चीजों का विकास होता रहता है। तो अपने अंदर ये पुनरुद्भवन की क्षमता का निर्माण मोनोसाइट कोशिकाएं करती है, ठीक है। फिर दूसरी क्या है कणिका रहित की, लिम्फोसाइट कोशिकाएं। अब देखो दूसरी जो है लिम्फोसाइट कोशिकाएं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है? क्योंकि लिम्फोसाइट WBC क्या काम करती है, यह लिम्फोसाइट WBC इसका मुख्य कार्य ही आप याद रखें, क्योंकि इसका मुख्य कार्य एग्जाम में पूछा जाता है कि यह हमारे शरीर के अंदर शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, यानी कि अपने शरीर के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण करती है, इसी के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब ये दो प्रकार की होती है, उसके दोनों के प्रकार अपने को याद रखने हैं कि लिम्फोसाइट्स कितने कौन कौन से प्रकार की होती है याद रखना। एक होती है छोटी लिम्फोसाइट, छोटी लिम्फोसाइट, और एक होती है बड़ी लिम्फोसाइट। ये अपने आकार के आधार पर बड़ी व छोटी होती है। एक होती है बड़ी और एक होती है छोटी लिम्फोसाइट। ये दोनों मिलकर क्या करती है, अपनी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का निर्माण करने का काम करती है। दोनों होती है, इसका बात करेंगे तो इसका 8 माइक्रोन इसकी और इसका होता है 12 माइक्रोन के आसपास, ठीक है। तो हमने अभी बात की है कणिका रहित WBC की, कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की। कणिका रहित किसे कहेंगे, वह WBC जिसके कोशिका द्रव्य के अंदर कणनुमा संरचना नहीं पाई जाती। 2 प्रकार की, ये टोटल WBC का 25% भाग बनाती है, 25%, तो बाकी बचा हुआ कौन बजाएगी 75%, कणिका सहित। ये 2 प्रकार की होती है, मोनोसाइट लिम्फोसाइट। मोनोसाइट अस्थि मज्जा की मोनोब्लास्ट कोशिका से इसका निर्माण होता है, शरीर के अंदर आने वाले बाह्य पदार्थों को नष्ट करती है, पुनरुद्भवन की क्षमता या क्रिया करती है। लिम्फोसाइट कोशिका शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, लिम्फोसाइट कोशिका का कार्य क्या है, या मानव शरीर के अंदर एंटीबॉडी कौन सी कोशिकाएं बनाती है। ऑप्शन में अगर लिम्फोसाइट और WBC दोनों मिले तो लिम्फोसाइट को प्राथमिकता देनी है, अगर लिम्फोसाइट नहीं मिले और WBC मिले तो WBC ही आंसर रहेगा। अब हम बात करते हैं कणिका सहित WBC के बारे में, यानी कि WBC का दूसरा भाग यानी कि कणिका सहित, इसका उल्टा, यानी कि जिसके अंदर कोशिका द्रव्य के अंदर कणनुमा ग्रेनुल्स नुमा संरचनाएं पाई जाती है। तो देखते हैं ये कौन सी होती है और किन प्रकार की होती है। अब हम बात करते हैं कणिका सहित WBC के बारे में, यानी कि अब इसकी परिभाषा क्या रहेगी। आप सभी को पता है कि कणिका सहित किसे कहेंगे, कणिका सहित कहेंगे वे WBC जिनकी कोशिका द्रव्य में, जिनके कोशिका द्रव्य में, जिनके कोशिका द्रव्य में क्या रहेंगे, कणिका सहित है तो मतलब कि कणनुमा संरचनाएं, वे WBC जिनके कोशिका द्रव्य में कणनुमा संरचनाएं पाई जाती है या उपस्थित रहती है, उसे हम क्या कहेंगे, कणिका सहित। फॉर एग्जांपल ये WBC है तो इसके अंदर अगर डॉट 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 ऐसी कणनुमा ग्रेनुल्स नुमा संरचनाएं है तो उसे हम क्या कहेंगे, कणिका सहित WBC कहेंगे। अब देखो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा की मायोब्लास्ट कोशिकाओं से। सभी प्रकार की जो कणिका सहित WBC होती है उसका निर्माण कैसे कहाँ से होता है, निर्माण की बात करते हैं। निर्माण होता है इनका अस्थि मज्जा की मायोब्लास्ट कोशिकाओं से। अस्थि मज्जा की मायोब्लास्ट कोशिकाओं से इनका निर्माण होता है, ठीक है।
अब इनका केंद्र कैसा होता है? पालीमय होता है। इन कोशिकाओं का केंद्र कैसा होता है? लोब्ड होता है, पालियों में गिरा होता है, पालीमय होता है। ठीक है। इसके बात करें तो कणिका सहित WBC होती है, वो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है देखते हैं। सबसे पहले कणिका सहित वाली की बात करें या कणिकामय की बात करें तो सबसे पहले होती है इओसिनोफिल प्रकार की। इओसिनोफिल या इसे ही कहा जाता है एसिडोफिल। पहली हो गई इओसिनोफिल या एसिडोफिल प्रकार की कणिका सहित WBC। अब ये क्या काम करती है? प्यारे विद्यार्थियों, नाम से ही पता चल रहा है इओसिनोफिल, यानी कि इस कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले जो कण होते हैं वो कण किससे होते हैं? एक क्षारीय रंजक पदार्थ है, क्षारीय रंजक पदार्थ, जिसका नाम क्या है? क्षारीय रंजक पदार्थ इओसिन। क्षारीय रंजक पदार्थ इओसिन। ऐसी कोशिकाएं जिसके अंदर जो कण पाए जाते हैं वो कण क्षारीय रंजक पदार्थ जिसका नाम है इओसिन से क्या रहते हैं? अभिरंजित हो जाते हैं। इओसिन से अभिरंजित हो जाते हैं, अभिरंजित। इस प्रकार की जो कणिका सहित कोशिकाएं रहेगी उसे हम क्या कहेंगे? इओसिनोफिल कहेंगे। ठीक है, इओसिनोफिल कहा जाता है। कार्य क्या करती है? याद रखना, ये भी अपने है जो WBC के साथ कोशिकाओं को नष्ट करने और उसके भक्षण करने में मदद करती है। कहाँ पर पाई जाती है? इंपॉर्टेंट ये है, ये पाई जाती हैं आहार नाल में। कहाँ पर पाई जाती है? आहार नाल में। आहार नाल की भित्तियों के अंदर, आहार नाल की भित्ति में यह पाई जाती है। क्योंकि कार्य सभी WBC का हमने बात कर ली थी, बाह्य पदार्थों को नष्ट करना और एंटीबॉडीज वगैरह का निर्माण करने में मदद करना, तो ये भी वही काम करती थी। कहाँ पर पाई जाएगी? इओसिनोफिल आहार नाल की भित्ति के अंदर पाई जाएगी। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरा कणिका सहित के बारे में। तो दूसरी कणिका सहित है, उसका नाम है अपने बेसोफिल। बेसोफिल। बेसोफिल इस प्रकार की जो कणिका सहित WBC है, वो कणिका सहित WBC क्या कार्य करती है? याद रखना, वो बाह्य पदार्थों को नष्ट करने में काम करती है। सबका यही कार्य रहेगा क्योंकि मुख्य रूप से, और ये मिथाइलिन ब्लू से एक क्षारीय रंजक पदार्थ है जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू, उससे इसके अंदर पाए जाने वाले जो कण होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एक बेसोफिल है, इसके अंदर जो कण पाए जाते हैं वो इस क्षारीय अभिरंजक पदार्थ जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू, इससे क्या हो जाते हैं? अभिरंजित हो जाते हैं। कार्य क्या है इसका? इसका मुख्य कार्य यह है बाह्य पदार्थों से रक्षा करना। बाह्य पदार्थों से रक्षा करना इसका मुख्य कार्य हो गया। तीसरी जो कणिका सहित WBC है उसका नाम है अपने लिए, वो है मुख्य रूप से तीसरी की बात कर लेते हैं। कौन सी रहेगी तीसरी? तीसरी अपने रहेगी न्यूट्रोफिल। कौन सी? न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल WBC क्या कार्य करेगी? साथियों, न्यूट्रोफिल WBC याद रखना, ये एकमात्र ऐसी WBC है जो अमीबोइड गति करती है। किस प्रकार की गति करती है? अमीबोइड मोशन, यानी कि अमीबीय गति करती है। मतलब अमीबीय गति करती है, अमीबीय गति करती है। कार्य इसका एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती है, एंटीबॉडीज बनाने में मदद करती है। यह हो गया इसका मुख्य कार्य। अब इस पूरे के पूरे जो डिटेल है इसके ऊपर क्वेश्चन कैसा पुट रहेगा वो याद रखना। एक तो इसके दोनों नाम याद रखने हैं, इओसिनोफिल बोल दे या एसिडोफिल बोल दे, एक ही बात है। ठीक है, इसके अंदर क्या क्वेश्चन पूछ जाएगा? किससे अभिरंजित होती है? इओसिन से। बेसोफिल मिथाइलिन ब्लू से। इसका याद रखना, आहार नाल में पाई जाती है। इओसिनोफिल ये सभी जगह पर पाई जाती है। इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी WBC है जो अमीबीय गति प्रदर्शित करती है? अमीबोइड मोशन, अमीबीय गति, न्यूट्रोफिल WBC। छोटे छोटे क्वेश्चन इनके ऊपर से पूछे जाएंगे। मुख्य रूप से अगर WBC के पूछ रहेगा, WBC का मुख्य कार्य बताइए, तो बाह्य पदार्थों को नष्ट करना, शरीर के अंदर एंटीबॉडीज बनाना, शरीर की रक्षा करना, रोग जनकों को मारना, ये सभी जो मुख्य कार्य रहेंगे वो किसके रहेंगे? WBC के रहेंगे। तो हमने WBC के बारे में भी अब जान लिया है।
अब हम बात करेंगे अपना रक्त की कार्पल्स है उसका तीसरा भाग ब्लड कार्पल्स या बिंबाणु जिसे हम कहते हैं या ब्लड प्लेटलेट्स कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। अपना जो ब्लड का तीसरा कणिकाओं का तीसरा भाग है वो है अपना क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स जिसे हम कहते हैं बिंबाणु। अब ये इसका इंपॉर्टेंट भाग है, क्यों, इसके बारे में जानते हैं ये काम क्या करती है। पहले तो ब्लड प्लेटलेट्स या बिंबाणु को क्या कहते हैं और इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो याद रखेगा इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो की मेगा कैरियोट्स कोशिकाओं से, मेगा कैरियोटिक सेल्स से, अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोटिक कोशिकाओं से इसका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात होगी। इसका दूसरा नाम क्या है वो पूछा जाता है, इसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट्स, इसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है क्योंकि इसका दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। लेकिन ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये आएगा और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट लगा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये केवल स्तनधारियों के अंदर पाई जाती है। यह केवल और केवल किसके अंदर पाई जाती है, स्तनधारी। स्तनधारी के बारे में हमने बात की थी, यानी कि ऐसे जीव जिसके शरीर के ऊपर स्तन ग्रंथियां पाई जाती है उसे स्तनधारी कहते हैं या मेमेलिया। ये केवल स्तनधारियों या मेमेलिया वर्ग के जो जीव है उसके अंदर पाई जाती है, केवल और केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। कार्य क्या है इसका, मुख्य कार्य देखो, बिंबाणु का मुख्य कार्य है रक्त का थक्का या स्कंदन, रक्त का थक्का या स्कंदन में मदद करना, रक्त का थक्का जमाने में ये मदद करती है। अब ये कैसी मदद करती है उसके बारे में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बात की सर WBC है जो सारे काम करती है भक्षणा का वगैरह, तो ये क्या काम करती है समझने का प्रयास कीजिए। मान लो ये कोई एक क्षेत्र है जहाँ पर आपके घाव लग गया, रक्त बह रहा है, तो ये क्या करेगी, सबसे पहले ब्लड प्लेटलेट्स स्तनधारियों के अंदर जहाँ पर आपके घाव बह रहा है वहाँ पर जाएगी और एक महीन जालीनुमा संरचना का निर्माण कर देगी। ऐसे आपने सभी ने जीवन की अवस्था में एक बार अवश्य अनुभव किया होगा कि आपके शरीर के ऊपर चोट लगी और थोड़ी देर बाद में रक्त का बहना बंद हो गया, लेकिन चोट लगने के थोड़े तुरंत ही बाद अपने को एक पतली झिल्लीनुमा संरचना दिखाई देती है जिसे हम पपड़ी नुमा संरचना भी कहते हैं। वो संरचना कौन बनाती है, ब्लड प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु। ये क्या करेगी, जहाँ से ब्लड बह रहा है वहाँ पर जाएगी, एक जालीनुमा संरचना बना देगी और इन जालीनुमा संरचनाओं के अंदर कौन आके धस जाती है, WBC इसके अंदर आके पूरी की पूरी धस जाती है और ये क्या हो जाता है, ब्लड का थक्का यानी कि रक्त का स्कंदन हो जाता है। तो समझ में आ गया, ये ब्लड का थक्का जमाने में क्या करती है, मदद करती है। तो इसके साथ इसका कार्य भी पता चल गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी संख्या, ये कितनी की संख्या में पाई जाती है, यानी कि अपने शरीर के स्तनधारियों के अंदर संख्या में। तो याद रखना संख्या में यह अनिश्चित होती है, लेकिन काफी बार बुक में लिखा जाता है RBC के समान बहुत ज्यादा, यानी कि जितनी मात्रा में RBC पाई जाती है उसके जितनी। कुछ लोग कहते हैं, यानी कि अलग अलग बुक या अलग अलग ऑथर्स कहते हैं संख्या अनिश्चित, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि RBC के समान बहुत ज्यादा मात्रा में ये पाई जाती है। ठीक है, और इसमें बात करेंगे तो ये क्या है कि शरीर से बाहर निकलते ही टूट जाती है, शरीर से बाहर निकलते ही टूट जाती है और रुधिर स्कंदन में ये क्या कर लेती है, भाग ले लेती है। तो इस प्रकार हमने ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ लिया था, लेकिन इसके अंदर हमने एक चीज लिखी है जो अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के प्रयास को लेकर। क्या है वो समझे आप, कि हमने बात की थी कि ये केवल और केवल स्तनधारियों में पाई जाती। तो अब दूसरे जीव भी तो होंगे जिनके अंदर ब्लड होगा, तो उसकी जगह स्तनधारियों के अलावा दूसरी जगह बिंबाणुओं की जगह पर कोई तो होनी चाहिए जो ब्लड का थक्का जमाने में मदद करें। तो उसका नाम है, याद रखें। चौथा हम बात करें स्पिंडल सेल्स की, स्पिंडल सेल्स। ठीक है ना, अब ये स्पिंडल सेल्स क्या होती है, जिस प्रकार स्तनधारियों के अंदर, नोट लगा के लिख रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिस प्रकार स्तनधारियों के अंदर, स्तनधारियों में क्या करती है, थ्रोम्बोसाइट काम करती है। थ्रोम्बोसाइट्स मतलब कि ब्लड प्लेटलेट्स, यही थ्रोम्बोसाइट, स्तनधारियों में थ्रोम्बोसाइट के समान ही अन्य जंतुओं में स्पिंडल सेल्स पाई जाती है, अन्य जंतुओं में स्पिंडल सेल्स पाई जाती है।
स्पिंडल सेल्स पाई जाती है। यानी कि काम वही करेगी। क्या करेगी? ये भी रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है, तो ये भी रक्त का थक्का जमाएगी। ये भी शरीर से बाहर निकलते ही टूट जाती है, तो ये भी शरीर से बाहर निकलते ही टूट जाती है। काम वो का वो करेगी। जिस प्रकार थ्रोम्बोसाइट कोशिका स्तनधारियों में काम करती है, वैसे के वैसे स्तनधारियों को छोड़कर दूसरे सभी जीवों के अंदर स्पिंडल सेल्स पाई जाती है। मतलब कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड स्पिंडल सेल्स। स्तनधारियों में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो ये इसका कार्य करती है। तो ब्लड के सारे हमने घटकों के बारे में पढ़ लिया। अब ब्लड के कार्य के बारे में हम जानते हैं। इनकी ब्लड के क्या क्या मुख्य कार्य हो सकते हैं जो एग्जाम में हमें पूछ जाते हैं। ब्लड के मुख्य 4 अपने को कार्य याद रखने, और वो 4 बहुत बार पूछे गए हैं। अब वो कौन कौन से मुख्य 4 कार्य हैं उसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं कि ब्लड अपने क्या क्या कार्य करता है। तो हेडिंग लगाते हैं, रक्त के मुख्य कार्य। रक्त के मुख्य कार्य, यानी कि रक्त है जो अपने शरीर के अंदर क्या क्या मुख्य रूप से कार्य करता है। तो देखो, सबसे पहला ही तो है कि रक्त के अंदर क्या पाई जाती है? आरबीसी पाई जाती है। आरबीसी पाई जाती है तो आरबीसी में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या काम करता है? रक्त के अंदर जो भी मुख्य रूप से ऑक्सीजन मिली हुई होती है, उस ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक लेकर जाती है। तो लिख देता है, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन का परिवहन करता है। दूसरा हो गया, जब ऑक्सीजन का परिवहन करता है तो वापस आते समय CO2 को लाता है, मतलब अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। तो अपशिष्ट पदार्थों को निष्कासन में मदद करता है। अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में मदद करता है, यानी कि अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन में भी ये मदद करता है। तीसरा क्या कार्य करता है? देखो, रक्त के अंदर पाए जाने वाले, रक्त के अंदर कोई भी विशेष प्रकार के अपशिष्ट चीजें हैं, अपशिष्ट तथा हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। अपशिष्ट तथा हानिकारक पदार्थों को नष्ट करता है। दूसरा क्या मुख्य और क्या चौथा है? एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करता है। एंटीबॉडीज में मदद करता है। एंटीबॉडीज बनाने में भी कार्य करता है। अब देखो, रक्त पूरे शरीर के अंदर, ये तो 4 मुख्य इसके बात हो गई। अब रक्त इसके मुख्य शरीर के अंदर परिसंचरण करता है, तो मतलब उसके अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? हमने बात की थी कि वाटर पाया जाता है। तो ये जल का नियमन भी करता है। जल का नियमन, ये लो, जल का नियमन भी करता है। अब जब जल का नियमन करेगा तो परासरण दाब का नियमन भी हो रहा है, तो परासरण दाब का नियमन भी कर रहा है। अब परासरण दाब अगर नियमित रूप से रह रहा है, नियमन हो रहा है उसका, तो बॉडी के अंदर जो बॉडी का पीएच है वो क्या रहेगा? संतुलित रहता है। तो पीएच संतुलन में भी मदद करता है। अब अगर पीएच संतुलित रहता है, बॉडी के अंदर परासरण दाब संतुलित है, तो उसका तापमान भी संतुलित रहेगा, तो ताप नियंत्रण करता है। फिर ताप नियंत्रण रहेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट की बात है कि ये पचित यानी कि भोजन के पाचन में भी मदद करता है। भोजन के पाचन में भी मदद करता है। तो इस प्रकार ब्लड है जो अपने शरीर के अंदर मुख्य मुख्य चीजें कार्य करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने ब्लड के टॉपिक को आज पूरा कर लिया है। हमने आज पढ़ा है कि WBC किस प्रकार कार्य करती है, कौन कौन से भाग होता है, थ्रोम्बोसाइट्स क्या होती हैं, स्पिंडल सेल्स क्या होती हैं, ब्लड के कार्य क्या हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। अब इस वीडियो का अंतिम में अपना क्या है कि एक मुख्य क्वेश्चन, आज का अपना जो क्वेश्चन रहेगा वह रहेगा कि किस प्रकार के स्तनधारियों के अंदर आरबीसी के अंदर पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वापस सुन लेना, ऐसे कौन से स्तनधारी है जिनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक अपने को मिलता है? याद रखना, इसका आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ लॉन्ग जो नोट्स है वो लिंक प्रोवाइड करेंगे हम आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही, और डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर हमें ज्वाइन करें। आपका साथ बनाए रखें। धन्यवाद।